हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल आपकी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की क्लासेस कंटिन्यूसली चल रही है। तो आज का सेशन भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों के लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल सेशन रहे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। Promotional efforts directed primarily at end users so that they will ask middlemen for the product is called पुश स्ट्रेटजी, पुल स्ट्रेटजी, लाइफ साइकिल एक्सटेंशन या फिर प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढना शुरू करिए। देखिए, क्वेश्चन जब तक आपको सॉल्व नहीं होगा, जब तक या तो कोई एक ऐसी लाइन या फिर कोई ऐसा वर्ड आप क्वेश्चन में नहीं ढूंढते जिससे आपको आंसर लगाने में इजी हो जाए। तो इसका अगर मैं कीवर्ड की बात करूं तो मिडिल मैन की बात करी जा रही है यहाँ पर। आप ऐसे प्रमोशंस एफर्ट्स करेंगे, ऐसे प्रमोशनल चीजें करेंगे आप, जिसके लिए आपको मिडिल मैन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, यानी कंपनी को जो है वो मिडिल मैन को बीच में लाना पड़ेगा। तो वो कौन सी स्ट्रेटजी है जहां पर मिडिल मैन बीच में आते हैं। अगर आपने मिडिल मैन वर्ड अगर आपने पढ़ा हुआ होगा कहीं भी तो आप इजिली लगा सकते थे। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, पुश स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको वन बाय वन समझा देती हूँ। पुश स्ट्रैटेजी, पुल स्ट्रैटेजी, लाइफ साइकिल एक्सटेंशन और प्रोडक्ट लाइन में डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने आपको बोला मिडिल मैन इसका कीवर्ड था। तो पुश स्ट्रैटेजी होती क्या है। देखिए, पुश स्ट्रैटेजी का सिंपल सा मतलब ये है, कोई भी कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना चाहती है, अपना जो प्रोडक्ट है वो चाहती है कि कस्टमर्स जो है वो खरीदे, कस्टमर के पास पहुंचे, तो उसको डायरेक्टली नहीं पहुंचा सकती। कंपनी जो है वो डायरेक्टली कस्टमर तक नहीं पहुंचेगी, बीच में उन्हें मिडिल मैन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि होलसेलर, एजेंट्स, ब्रोकर, रिटेलर्स। ठीक है, इस तरीके के थ्रू मिडिल मैन ही वो पहुंचा सकती है कस्टमर तक। तो जहां पे भी मिडिल मैन का सहारा लिया जाता है, होलसेलर, रिटेलर्स का सहारा लिया जाता है कस्टमर तक पहुंचने के लिए, उसे बोलते हैं पुश स्ट्रेटजी। वही पुल स्ट्रेटजी क्या होता है। पुल का मतलब समझते हैं ना, खींचना। पुल का मतलब होता है खींचना, यानी आपको अपने कस्टमर्स को खींचना है अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अब किस तरीके से आप जो है कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हैं, मार्केटिंग के थ्रू। अच्छे अच्छे एड्स बनाइए, ऐसे एड्स बनाइए कि आपके एडवर्टीजमेंट देखकर जो है कस्टमर आपके पास खींचे चले आए और आपका ही प्रोडक्ट्स खरीदे। उसे बोलते हैं पुल स्ट्रेटजी। लाइफ साइकिल एक्सटेंशन क्या होता है। ये तो प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर उसके बाद ग्रोथ, फिर आपका मेच्योरिटी, फिर डिक्लाइन, चार स्टेजेस होते हैं। तो वो लाइफ साइकिल तो बहुत अलग हो गई है। फिर है प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन। प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई पुराने प्रोडक्ट्स है, उसमें मैं कोई नया आइटम ऐड कर दूं। अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में कोई नया आइटम ऐड करना प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन होता है। तो आप खुद बता दीजिए यहाँ पे इसका आंसर कौन सा होगा। पुश स्ट्रेटजी ही होगा, क्योंकि अगर आप देखो पुल स्ट्रेटजी में तो मिडिल मैन का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। लाइफ साइकिल प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन बिल्कुल अलग है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनडिफरेंस कर्व इज एल शेप्ड इन द केस ऑफ। वैसे तो इनडिफरेंस कर्व एल शेप्ड का नहीं होता है, जो हम पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में। तो हमारा जो इनडिफरेंस कर्व होता है बेटा, वो कॉन्वेक्स शेप का होता है, इस तरीके का, जैसा मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स शेप। मैम ये कॉन्वेक्स शेप क्यों होता है। ये इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो है ये आपका कॉन्वेक्स शेप का होता है। अब ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो ये जो आपका डीएमआरएस होता है, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि दो प्रोडक्ट्स होते हैं, एक प्रोडक्ट्स को ज्यादा पाने के लिए या खाने के लिए दूसरे प्रोडक्ट्स का सेक्रीफाइस करना। कैसे मैम। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बिस्किट का पैकेट है और मेरे पास चॉकलेट्स है। तो मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद है, तो मैं क्या करूंगी, एक बिस्किट का या चार बिस्किट का पैकेट में गिव अप कर दूंगी कि मेरे चार बिस्किट ले लो, आप चार बिस्किट का पैकेट ले लो और मुझे एक एक्स्ट्रा चॉकलेट दे दो। तो यानी मैंने एक एक्स्ट्रा चॉकलेट लेने के लिए चार बिस्किट के पैकेट सेक्रीफाइस कर दिए। तो यानी एक गुड्स ज्यादा लेने के लिए दूसरे गुड्स का सेक्रीफाइस करना, उसे बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दैट्स वाई इनवर्स इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है। लेकिन ये एल शेप्ड में हो जाता है, क्यों होता है मैं आपको बता देती हूँ। एल शेप्ड में कब माना जाता है ये। एल शेप्ड में बेटा जब माना जाता है जब आपका प्रोडक्ट परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो। देखिए, एल शेप्ड इस तरीके का ही बनेगा, इस तरीके का, देखिए एल की तरह।
इस तरीके का बनेगा, कॉन्वेक्स नहीं बनता, वो बनता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। मैम परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स वो तरीके के गुड्स होते हैं जो हमेशा साथ में यूज किए जाते हैं। जैसे कि आपके शूज, लेफ्ट शूज राइट शूज अलग अलग साइज के पहनते हैं आप। लेफ्ट शूज आपने 9 नंबर का पहना है, राइट शूज आपने 8 नंबर का पहना है, ऐसा कभी देखा है? दोनों शूज सेम नंबर के होंगे ना, और साथ में यूज करे जाएंगे। अभी कभी देखा है कि लेफ्ट शूज पहन के चले गए और राइट शूज पहना ही नहीं? ऐसा तो नहीं होता। तो दोनों प्रोडक्ट्स आपके क्या होते हैं, साथ में यूज किए जाएंगे, उसे बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। जब दोनों प्रोडक्ट साथ में यूज किए जाते हैं तब आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो एल शेप्ड का बनाया जाता है। एक बार डायग्राम देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके का एल शेप्ड बनता है। एक आपका राइट शूज, एक आपका लेफ्ट शूज, वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको सेम साथ में यूज करने हैं, सेम प्रोपोर्शन में, फिक्स प्रोपोर्शंस में जो यूज किए जाते हैं उसे बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट स्कोर्स। जैसा आप याद रखेंगे लेफ्ट और राइट शूज जो हमेशा साथ में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, an organization which wants to hire a junior level manager is looking for an intelligent, active and creative individual. The approach to leadership they are using it. यानी आपके 4 अप्रोचेस दिए हुए लीडरशिप के, सिचुएशनल, कॉन्टिजेंसी, बिहेवियरल और ट्रेट अप्रोच। इनमें से ऐसा कौन सा अप्रोच है जो इस केस स्टडी पे अप्लाई किया जाएगा, बताइए। यहाँ पे बोला गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक जूनियर लेवल मैनेजर को हायर करना चाहता है। तो वो देख रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। तो ये कौन सी लीडरशिप अप्रोच है? एक बात बताइए, सिचुएशनल और कॉन्टिजेंसी अप्रोच तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाली। सिचुएशन थोड़ी ना है कि इस सिचुएशन पे मैनेजर किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो सिचुएशनल और कॉन्टिजेंसी तो यहाँ पे मतलब ही नहीं है, तो इसको आप एलिमिनेशन के थ्रू काट सकते हैं। अगर आपने एलिमिनेशन ट्रिक पढ़ी होगी तो, अगर आपको ऑप्शंस नहीं आते तो भी। फिर आता है बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच का मतलब होता है उसका एक्शन, किस तरीके से वो बिहेव करेगा। तो इसमें तो कुछ ऐसा पूछा नहीं गया है कि वो उसको कोई सिचुएशन दी वो किस तरीके से बिहेव करेगा, तो ये वाला भी कट हो गया मैम। तो ऑब्वियसली आपका एक आंसर बचा है ऑप्शन नंबर डी, द ट्रेट अप्रोच। अब ये ट्रेट अप्रोच क्यों होगा ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ट्रेट का मतलब क्या होता है? ट्रेट, मेरे अंदर ऐसे क्या ट्रेट है? ट्रेट का मतलब क्वालिटीज। क्वालिटीज, मेरे अंदर ऐसा क्या ट्रेट है, क्या क्वालिटीज है मेरे अंदर, ठीक है, वो चीज पूछी जा रही है। तो इन्होंने देखो स्पेसिफिकली बोल दिया गया है यहाँ पर कि वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए, साथ ही साथ क्रिएटिव होना चाहिए। यानी आपने उसकी क्वालिटीज बताई है कि इस तरीके की क्वालिटी वाला हमें जूनियर लेवल मैनेजर की जरूरत है। तो ये आपने ट्रेट के बारे में बताया बेटा, ये आपने उसकी क्वालिटी के बारे में बताया है कि मुझे ऐसी क्वालिटी वाला ही जूनियर मैनेजर जो है वो अपनी कंपनी में जरूरत है। तो आपने क्वालिटी डिस्क्राइब करी है, दैट्स व्हाई द ट्रेट अप्रोच इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा एग्जाम में। कई बार क्वेश्चन पढ़ते हैं पर समझ में नहीं आता, बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन पढ़ते हैं लेकिन आप वर्ड ढूंढिए, कीवर्ड, जैसे मैं बोलती हूँ कीवर्ड्स ढूंढिए, कोई ना कोई पॉइंट जरूर क्वेश्चन में दिया होगा जिससे आपको हेल्प होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बिजनेस फाइनेंस से क्वेश्चन है। When a bank chooses the wrong strategies or follows a long-term business strategies which might lead to its failure, it is called operational risk, credit risk, business risk और market risk। एक बैंक है जिसने बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी चूज करी लंबे टाइम तक, लेकिन वो क्या हुआ, फेल हो चुका है, फेल हो गया, उन्हें लॉस हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसा कौन सा रिस्क था जो दैट लीड्स टू इट्स फेलियर, ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क बिल्कुल भी नहीं होगा मैम, ऑपरेशनल तो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होता है ना, जो आपका डे टू डे एक्टिविटीज जो वो लोग करते हैं उससे अगर कोई दिक्कत आती है तो वो ऑपरेशनल रिस्क होता है। तो यहाँ पे तो बहुत लॉन्ग टर्म की बात करी जा रही है। क्रेडिट रिस्क ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्रेडिट रिस्क का क्या मतलब होता है, आपने कितना बोरो किया है, कितना आपने कहीं से डेट लिया है, तो वो चीज यहाँ पर कोई मतलब नहीं रखती। फिर आपका मार्केट रिस्क, देखिए मार्केट तो मार्केट के प्राइस या मार्केट के फ्लक्चुएशन की वजह से अगर आपको फेलियर हो रहा है, यहाँ पे अगर कहीं लिखा है यहाँ पे कि मार्केट की वजह से डिमांड सप्लाई प्राइसेस कुछ इस वजह से कोई दिक्कत हो रही हो, नहीं लिखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, बिजनेस रिस्क। क्योंकि बिजनेस रिस्क ही होता है जहां पे आप लंबे टाइम तक बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, रिजल्ट आपको जीरो मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस रिस्क। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में प्लीज आप लोग सॉल्व करिएगा तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही था, ठीक है, बिजनेस रिस्क।
अब बात करते हैं आपका फ्यूल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। द फ्यूल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सेज दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर हायरार्की ऑफ ग्रेड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, स्पेशलाइजेशन या फिर डिवीजन ऑफ लेबर। बताइए। प्रॉपर हायरार्की बोला गया है, प्रॉपर हायरार्की। हायरार्की का मतलब चेन से रिलेटेड होता है, ठीक है, चेन बोलते हैं जिसे, ठीक है। सो फ्यूल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सेज दैट देयर शुड बी प्रॉपर हायरार्की ऑफ अ ग्रेड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपने ये पढ़ा होगा तो। फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स होते हैं, 14th प्रिंसिपल जो आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। चलिए, इसका जो आंसर होगा वो स्केलर चेन होगा। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल, अभी हिंट भी दे दिया था कि हायरार्की का मतलब होता है चेन। मैंने अभी आपको बोला था हायरार्की का क्या मतलब होता है, चेन। तो आंसर देख लो क्या पे हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्केलर चेन। स्केलर चेन कैसी होती है मैम, इस तरीके की होती है, सिंपल सी लाइन होती है। यहाँ पे सुपीरियर बैठे रहते हैं, यहाँ पे आपके मिडिल मैनेजमेंट, फिर टॉप सॉरी बॉटम पे होते हैं, ऊपर से नीचे जाती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, यानी ऊपर से नीचे प्रॉपर डिसिप्लिन होती है, किसको किसको रिपोर्ट करना है, किसे किसके साथ, कौन किसके साथ अकाउंटेबल है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन किससे ऑर्डर लेगा, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप चलता रहता है, तो इसे बोलते हैं स्केलर चेन, ठीक है। हायरार्की का भी यही मतलब होता है, ठीक है। अब बात बात का सारे जो है ऑप्शंस वो भी देख लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है जितने भी टॉप मैनेजमेंट के पास पावर है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी सारे लेवल्स पे। भाई मिडिल मैनेजमेंट भी पार्टिसिपेट करेगा डिसीजन मेकिंग में, लोअर वाले भी करेंगे, तो मतलब आपकी पूरा जो है वो सब जगह आपने अपना पावर जो है वो क्या कर दिया गया है, यहाँ पर सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है, उनको वही काम दिया जाए जो जिसमें स्पेशलाइजेशन। अगर मेरा अकाउंट्स बहुत अच्छा है तो मुझे अकाउंटेंट की जॉब देनी चाहिए ना, मुझे उस जगह पे रखना चाहिए। अगर मेरा कुछ और काम है तो मुझे उस चीज में मार्केटिंग में देना चाहिए। तो जिसमें कहते हैं स्पेशलाइजेशन जिसका जिसमें है आप उसको वही काम दीजिए। फिर डिवीजन ऑफ लेबर, वही बात बोली गई है, लेबर को उस तरीके से डिवाइड करिए जिस अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, तो वही वाली चीज है, स्पेशलाइजेशन का मतलब ही डिवीजन ऑफ लेबर, वही बात बोली गई है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइजीन फैक्टर आइडेंटिफाई द हर्जबर्ग थ्योरी। तो यहाँ पे हर्जबर्ग थ्योरी जो है, तो हर्जबर्ग थ्योरी के बारे में पूछा गया है कि उसके हाइजीन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इसके दो फैक्टर्स होते हैं, हाइजीन और मोटिवेशनल, जो आपको याद होने चाहिए। हाइजीन पहले बोला गया है वर्किंग कंडीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन और एडवांसमेंट। अगर आप अपना दिमाग लगाते हैं अभी भी, अगर आपको हर्जबर्ग थ्योरी के बारे में नहीं पता है, इसमें से ऑड क्या लग रहा है ये बताइए। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, ये सारी तीनों चीजें आपको एक जैसी नहीं लगती हैं। इससे क्या होता है, आपका स्टेटस अचीव होता है, आपको आपका जो सोशल सिक्योरिटी है वो बढ़ती है, आपकी मोटिवेशन मिलता है आपको इससे। लेकिन वर्किंग कंडीशन आपको लग रहा है कुछ अलग नहीं है, वर्किंग कंडीशन इसमें अलग लिख रहा है, बिल्कुल अलग दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशन हाइजीन फैक्टर के अंदर आता है। हाइजीन का मतलब क्या होता है, देखो भाई जहां पर इंप्लॉइज काम कर रहे हैं वो कंडीशंस कैसी है, साफ सुथरी है या नहीं है, वहां पर सेफ्टी है कि नहीं है उनकी, वही तो हाइजीन फैक्टर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, ये तीनों आपकी मोटिवेशन के अंदर आती हैं। देखिए अगर आपको कोई पहचान मिलती है, आपके काम से अप्रिशिएशन मिलता है तो आप मोटिवेट होंगे। आपके काम में एडवांसमेंट होती है, आपको कोई जिम्मेदारी वाला काम दिया जाता है, मोटिवेट होते हो कि आप बेटर करोगे, तो आप अलग से यहाँ पे आंसर जो है वो आराम से लगा सकते थे अगर आपको नहीं भी पता है। बट स्टिल मेरे पास चार्ट है, आप एक बार यहाँ पे लुकआउट कर लीजिए कि मोटिवेशनल कौन सा होता है और आपके हाइजीन फैक्टर्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोटिवेशन फैक्टर्स के अंदर अचीवमेंट, इंटरेस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट आता है। हाइजीन फैक्टर के अंदर आपकी सैलरी, ठीक है, आपकी सैलरी, आपकी वर्किंग कंडीशंस, पॉलिसी, सुपरविजन, रिलेशनशिप, ये आपके हाइजीन फैक्टर्स के अंदर आते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलपति राव कमिटी वॉज मेंट फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ। तो कमिटी से क्वेश्चन आता ही आता है वैसे ज्यादातर तो बताइए जो ये आपकी चलपति राव कमिटी है ये कौन से बैंक के लिए है, रीजनल रूरल बैंक के लिए है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए है, कमर्शियल बैंक्स के लिए है या फिर कॉपरेटिव के लिए।
तो इसका जो आंसर होगा वो आरआरबी है। चलपति राव कमेटी जो थी वो आरआरबी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF quotas have been reviewed for how many times? जो IMF का जो कोटा होता है उसको कितनी बार रिव्यू किया जाता है? इजी क्वेश्चन है पर टफ क्वेश्चन है अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो। इसका आंसर जो है यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 5 है, जो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, हर 5 साल में जो है IMF कोटा को रिव्यू किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 5 ईयर्स यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज, ऑप्शंस में यहाँ पे मिसप्रिंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट? कंपैरेटिव कॉस्ट की थ्योरी जो है वो किसने दी थी? कंपैरेटिव कॉस्ट, वेरी इजी आंसर बताइए। एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जीवी हैवलर या जेएस मिल? कंपैरेटिव कॉस्ट, एब्सोल्यूट एडवांटेज की तो आपके एडम स्मिथ ने दी थी, तो वो तो ए से आपने याद रख लिया होगा। अब बताइए कंपैरेटिव वाली किसने दी थी? कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी या कंपैरेटिव कॉस्ट बोल सकते हो, बहुत इजी है, डेविड रिकार्डो ने दी थी ये वाली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, one of the drawbacks of the following system is that the managers do not have control over many activities। ऐसे कौन सा इसमें स्ट्रक्चर है जिसमें जो मैनेजर्स हैं उनको कंट्रोल नहीं होता, बहुत सारी एक्टिविटीज को वो कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ ही चीजों को वो लोग कंट्रोल कर पाते हैं। वर्टिकल स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स या फिर हॉरिजॉन्टल? देखिए वर्टिकल क्या होता है, इस तरीके का बनता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे जाते हैं, नीचे से ऊपर जो है वो एक दूसरे को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। हॉरिजेंटल क्या होता है, इस तरीके का होता है, सेम डिपार्टमेंट के अंदर कंट्रोलिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसका जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए, समझ आ जाएगा। देखिए मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में मैनेजर्स जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पाते डिफरेंट एक्टिविटीज में। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। एक सुपीरियर, एक सब ऑर्डिनेट है, उसको दो दो जगह पर जो है वो आपको रिपोर्ट देनी पड़ती है। उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी जाके जाना पड़ता है, प्रोजेक्ट हेड को भी जाकर रिपोर्ट करनी पड़ती है। तो इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जिस वजह से मैनेजर्स के पास कंट्रोल यहाँ पर बहुत ही कम होता है। सो ऑप्शन नंबर सी, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती, कई लोगों को रिपोर्ट करना पड़ता है जिस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। नाउ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, व्हेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज ऑपरेटिंग। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, टीवीसी का यहाँ पे चार्ट पूछा गया है, आपको आना चाहिए टीवीसी का किस तरीके से बनता है। इनवर्स एस की तरह बनता है, ठीक है, उल्टा एस की तरह बनाया जाता है। तो इसमें बोला गया है कि कब ऑपरेट करता है, तो ये ऑपरेट करता है टीवीसी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। जब आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, यानी काफी तेजी रेट से बढ़ता है, ठीक है, काफी तेजी से बढ़ता है। जैसे सीधे 18 से लेके सीधे अगर 80 बढ़ रहा है तो सीधे 200 से 400 ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे टीवीसी का क्या मतलब हो रहा है। यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यहाँ पे ये बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जमीन थी और वहां पे मैंने 10 लेबर्स लगाए हुए थे, तो अच्छा खासा रिटर्न मुझे आ रहा था, अच्छा खासा मुझे वहां पे जो है वो रिजल्ट मेरे को देखने को आउटपुट बहुत अच्छा मिल रहा था। अब मैंने क्या किया, उसी जमीन पे मैंने 10 और लगा दी एक्स्ट्रा, तो अब मुझे नुकसान होने लगा, यानी अब जो है वो मुझे आउटपुट बहुत कम मिल रहा है ज्यादा। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि जब आप एक्स्ट्रा वेरिएबल यूनिट्स का मतलब एक्स्ट्रा लेबर जब आप फिक्स्ड फैक्टर पे लगाते हैं यानी लैंड पर, ठीक है, जमीन पर, जब आप एक्स्ट्रा वेरिएबल यूनिट फिक्स्ड फैक्टर पे यूज करते हैं एक लिमिट के, मतलब एक लिमिट से बाहर जाकर लगाते हैं, तो आपका आउटपुट धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसे बोलते हैं टीवीसी, ठीक है। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो यहाँ पे ये चार्ट देख लीजिए, सबसे पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पर, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है क्योंकि आप जो है वो वेरिएबल, पहले तो आपने वेरिएबल कॉस्ट जो है मैंने अच्छे खासे 10 लेबर लगाए थे जमीन पर, मुझे बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है,
जब मैं एक बियॉन्ड के ऊपर ज्यादा लगाना शुरू कर दूंगी, देखिए वही वाली बात है कि अगर इतनी जरूरत नहीं है और मैंने इतनी लेबर की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा लगा रही हूँ, तो आउटपुट डेफिनेटली कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट पर, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट जो होती है आपकी वो भी इंक्रीज हो रही होती है इंक्रीजिंग रेट पर। फिर बाद में क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू होती है इंक्रीजिंग रेट पर, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्रीज होती है डिक्रीजिंग रेट पर। ठीक है, ये टीपी के साथ कंपैरिजन किया गया है, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब यही है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, कि अगर आप एक बियॉन्ड लिमिट तक अगर आप लेबर लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा भी लगाते हैं, एक टाइम लिमिट से ज्यादा, एक बियॉन्ड लिमिट से ज्यादा आपने एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर लगा दिया, तो आपको फिर वो क्या होने लगेगा, आपका आउटपुट डिक्रीज होने लगेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if a firm fixes the price of its product in a manner which gives the impression of being low, it is known as, यानी अगर कोई फर्म जो है प्राइस फिक्स करती है, उस तरीके से फिक्स करती है कि आपको ऐसा लगे कि कम है, आपको ऐसा लगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बोला गया है इंप्रेशन ऑफ बीइंग लो, कम नहीं करा है उसने पैसा, जो फर्म है उसने अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम नहीं किया है, पर उस तरीके का इंप्रेशन दिया है कि हमने कम कर दिया है, यानी आपको उल्लू बनाने के लिए यहाँ पर बोला गया है, सिंपल सा मतलब यहाँ पर है। प्राइस लाइनिंग, स्टे आउट प्राइसिंग, लिमिट प्राइसिंग या फिर साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। देखिए, स्टे आउट प्राइसिंग का तो सीधा मतलब होता है प्राइस हाई फिक्स करना, तो हाई तो बोला नहीं गया है, लो की बात करी गई है, नहीं होगा। लिमिट प्राइसिंग का मतलब होता है प्राइस लो कर देना, सच में लो कर देना, इंप्रेशन नहीं देना है, यहाँ पे तो सिर्फ इंप्रेशन दे रहे हैं कि हाँ हमने कम कर दिया, कम नहीं करा है उन्होंने एग्जैक्टली, बट लिमिट प्राइसिंग में तो सच में कम करते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। अब ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्यों होगा मैम, आपने देखा होगा ना, 999 में मिलेगा आपको खाली, क्यों भाई, हजार ही बता देते सीधे, 1 रुपए कम करने की क्या जरूरत थी। अब हमें क्या लगता है, हम लोग मॉल में जाते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, टैग, वो हमारे दिमाग से खेलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। अब मैं मॉल में जाती हूँ, मैं जाके देखती हूँ ड्रेस है, तो वहां लिखा हुआ है 999, 999, तो मैं क्या कहूंगी, अरे 900 रुपए में आ रही है ये तो, साइकोलॉजिकली वही बन जाता है, कितने की आ रही है, 900 की तो आ रही है, 999 900 ही है। अगर वहीं पे 1000 लिख देते तो कहते हैं अरे यार 1000 रुपए की आ रही है, मैं नहीं ले रही, 1000 है ये तो, पर 999, वो भी मूर्खता ही है हमारी, वो भी हम लोग बेवकूफी बनते हैं। 999 बेटा वो 1000 रुपए ही है, 1 रुपए बचा के 900 में नहीं आ जाते हम कैटेगरी में, तो इसे बोलते हैं, इससे आपको लगता है क्या है, कम कर दिया है पैसा, पर वो कम थोड़ी ना है, 999 वो 1000 रुपीज के बराबर ही है, पर इंप्रेशन कैसा पड़ता है आपके ऊपर, 999 है, 499 है, 499 है, काफी कम पे दे रहे हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली 500 रुपए ही हो जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे 500 बोलो तो आप खरीदेंगे नहीं, तो ये आपकी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग जो है, ये आपके दिमाग से जो है वो खेलने का एक प्राइसिंग, एक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है, जिससे आपको इंप्रेशन दिया जाता है कि ये प्राइस कम है, बट एग्जैक्टली प्राइस कम नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप के आपको सारे इंस्टीट्यूशन के नाम, उनकी डेट और वो क्या काम करते हैं वो याद रखना बहुत जरूरी है, तो इससे बोला गया है कौन सा नहीं है, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी या एडीबी। देखिए इसका ऑप्शन होगा एडीबी, एडीबी नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक है, इसके कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे पहले आप सही लगा लीजिएगा, ये देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप, यहाँ पे सबसे पहले है आपका आईबीआरडी, इसका डेट याद रखिएगा, आईडीए डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960 में आया था, आईएफसी 1956 में आया था, मीगा 1988 में आया था, और इंटरनेशनल सेटलमेंट डिस्प्यूट 1966 में आया था। और इसके अंदर क्या क्या काम होता है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर एडीबी नहीं आता है, इसके अंदर आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, एमआईजी, मीगा या आईसीएसएससी यानी इंटरनेशनल फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है, इसके डेट्स और इसके अंदर क्या क्या इसके फंक्शन है वो जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच ऑफ द एक्ट। ठीक है, ऑम्बुड्समैन यहाँ पर कौन से रेगुलेशन के अंडर ये आया था, ये आया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर बैंकिंग ऑम्बुड्समैन का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर हुआ था। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से तो सेम क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं हर बार, यहाँ पे तो मतलब 110% रिपीट की गारंटी है। नबार्ड कब आया था, आईसीआईसीआई, इडबी और इफ्की आपका कब आया था, टिक लगा दीजिए। तो नबार्ड आपका 1982 में आया था, ठीक है। और फिर आपका आईसीआईसी कब आया था, 1955 में आया था मैम। इडबी आपका 1964 के अंदर आया था और आईएफसीआई आपका 1948 में आया था। एक बार डेट जरूर चेक कर लीजिएगा, मुझे जहां तक याद है तो यही है, ठीक है, क्योंकि ये चीजें तो इतनी बार पड़ी हुई हैं कि याद हो जाती हैं डेट्स। बट इट भी देख लेते हैं एक बार फिर से, ईयर्स में आपको यहाँ पे थोड़ा सा श्योरिटी दे देती हूँ। इट भी 1964 में सही है, बिल्कुल ठीक है। और आपका आईएफसीआई 1948 में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। वैसे अगर आपको नबार्ड का पता होता 1982 तो आप ऑटोमेटिकली लगा लेते ए का सेकंड, क्योंकि और कोई आंसर यहाँ पे मैच नहीं है, तो इजिली यहाँ पे लग जाता अगर नहीं भी आता तो भी सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अकाउंट से है। According to which of the following accounting principles the owner of the business are considered as the creditors? यानी आपका जो ओनर है उसको क्रेडिटर की तरह माना जाता है। कॉस्ट मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट, सेपरेट एंटिटी या फिर डुअल एस्पेक्ट। देखिए कॉस्ट का मतलब सिंपल सा यही होता है, वो तो अलग चीज हो गई कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट से रिलेटेड कुछ बात नहीं है। मनी मेजरमेंट से नहीं है, ट्रांजेक्शन सारे मनी से ही रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो भी नहीं है। डुअल एस्पेक्ट डेबिट क्रेडिट, वो भी यहाँ चीज नहीं है। तो इसका ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा, सेपरेट एंटिटी। अब ये बिजनेस सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है, देखिए सेपरेट एंटिटी का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बिजनेस है, तो बिजनेस और मैं दोनों अलग अलग होंगे, हम लोग ट्रीट होंगे। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग रखिए, आपने सुना होगा ना, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग अलग रखिए। यानी बिजनेस एक अलग एंटिटी है और जो बिजनेस का मालिक है वो अलग एंटिटी है, दोनों को मिक्स मत करिए, ठीक है। यानी यही सिंपल सा बोला गया है, ओनर एंड द बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटी, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अगर पर्सनली फॉर एग्जांपल जैसे मैं ओनर हूं, अगर मैं कोई पर्सनल खर्चा करती हूँ तो वो बिजनेस में थोड़ा ना रिकॉर्ड होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है सेपरेट एंटिटी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एलएसी कर्व। एलएसी कर्व को क्या नहीं बोला जाता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलएसी कर्व इज नॉट नोन एज से पहले कि एलएसी कर्व को क्या क्या बोला जाता है। तो बेटा एलएसी कर्व को प्लानिंग कर्व भी बोला जाता है, एनवेलप कर्व भी बोला जाता है, बट ऑपरेटिंग नहीं बोला जाता है यहाँ पे इसको। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। प्लानिंग कर्व और इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इस तरीके का बनता है। एनवेलप देख रहे हो ना, एक तरीके का ये कर्व इस तरीके से बनाया जाता है, ऐसे देख रहे हो, छोटे 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 लिफाफे की तरह बनाया गया है ये, इसीलिए इसको इस तरीके से नाम, इसका नाम दिया गया है, जो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन द एडवर्टीजमेंट एंड डिमांड इज, एडवर्टाइजमेंट और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप बताना है। डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव, डायरेक्ट या नन ऑफ द अबव, बताइए। नेगेटिव भी नहीं होगा, डायरेक्ट भी नहीं होगा, डाउनवर्ड स्लोप भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। क्यों होगा मैम नन ऑफ द अबव, क्योंकि इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है बेटा वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर ये होगा, अगर आप अच्छा एडवर्टीजमेंट करते हो तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, अगर आप अच्छा एडवर्टीजमेंट करते हो तो आपकी डिमांड बढ़ती है, ठीक है। यही तो सीखा है ना, एडवर्टीजमेंट अगर अच्छा आएगा टीवी में तो उस प्रोडक्ट की डिमांड भी अच्छी बढ़ेगी, इसीलिए इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव और डाउनवर्ड स्लोपिंग एक ही चीज होती है, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप, कि अगर एडवर्टीजमेंट अच्छा है तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता, इसीलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है, इसीलिए ये नेगेटिव नहीं है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है, जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है, एक बढ़ेगा एक कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव है। एडवर्टीजमेंट अगर अच्छा बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ेगी, दोनों चीजें पॉजिटिव है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इनके बीच में पॉजिटिव रिश्ता है। अगर आप एडवर्टीजमेंट बेटा अच्छा करोगे तो आपकी डिमांड भी अच्छी बढ़ेगी, तो पॉजिटिव चीज है ना, नेगेटिव तो नहीं है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे नन ऑफ द अबव था। लेजी फेयर इज पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन, बताइए। लेजी फेयर पॉलिसी ये होती किसके अंदर है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट या फिर मिक्स्ड इकोनॉमिक। पहले ये बताइए इंडिया कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम है, इंडिया हमारी जो इंडिया है वो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है, तो वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसके अंदर कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट दोनों आते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट क्यों होगा मैम, लेजी फेयर का मतलब पता क्या होता है, फ्री, एक तरीके का फ्री पॉलिसी। फ्री पॉलिसी होती कैपिटलिस्ट के अंदर, यानी गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है आपके लाइफ में,
यानी आपकी ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, आप फ्री हो, जो चाहे कर सकते हो। लेकिन सोशलिस्ट क्या बोलती है? सोशलिस्ट बोलती है नहीं जी, सारा जो रोल होगा वो गवर्नमेंट का होगा। मिक्स्ड इकोनॉमिक मैंने बोला इंडिया, इंडिया में दोनों चीजें चलती हैं, गवर्नमेंट का भी रोल होता है और आप खुद भी प्राइवेट का भी उतना ही रोल होता है, 50-50% रहता है यहाँ पर, इसलिए इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक। चलिए आज का सेशन यही था, और सेशन अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा। तब तक आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।